नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा अवध के नवाब संबंध के विषय में। अवध के नवाब आगामी आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हों या फिर आपके अन्य भारतीय इतिहास जहां जहां सिलेबस में है वहां पर अवध से नवाबों से प्रश्न अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं पेपर में। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या कौन कौन से नवाब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो पहला नवाब रहे आपके सादत खां। सादत खां का जो कार्यकाल रहा वो 1722 से 1739 के बीच में रहा और 1722 में इन्हें मुगल शासक मोहम्मद शाह ने, ध्यान दें, मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का सूबेदार बनाया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि अवध के सूबेदार से पहले सादत खां कहाँ का सूबेदार था, तो इससे पहले सादत खां थे आगरा के। आगरा के सूबेदार पद के बाद ही अवध का सूबेदार बनाया था मोहम्मद शाह ने। 1723 में इसने एक नया राजस्व प्रणाली लागू करी, नया राजस्व बंदोबस्त को लागू किया। और ये इसलिए लाया गया कि ज़मींदारों का जो जुल्म था या उन्मूल जो ज़मींदारों द्वारा किए गए कार्य थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, किसानों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए एक नया राजस्व व्यवस्था लागू करी किसने, सादत खां ने। सादत खान ने एक उपाधि धारण करी थी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने धारण करी थी, तो सादत खान ने ये उपाधि को धारण की थी। और एक अति महत्वपूर्ण अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, सादत खां को दिया ही जाता है। ठीक है। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित देने वाला व्यक्ति भी सादत खां था, लेकिन बाद में सादत खां जब मिलने के लिए, भेंट करने के लिए जाने की राजी हुआ, उससे पहले ही इसने क्या कर ली, जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो क्या कुछ प्रश्न निकले सादत खां से। पहला प्रश्न ये निकला कि बताइए इसे किसने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था और इससे पहले ये कहाँ नियुक्त था। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इसे अवध का सूबेदार बनाया और आगरा में ये व्यक्ति क्या था, अपॉइंट था इससे पहले। दूसरी चीज़, बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण कर अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सादत खां को दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पता रहेगा। आगे बात करते हैं सफदरजंग को। सफदरजंग जो था वो आप सादत खां का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ये उनका दामाद भी था। अबुल मंसूर खां सफदरजंग, ये इनका पूरा मूल नाम था। अबुल मंसूर खां सफदरजंग पूरा नाम था। उत्तराधिकारी जैसे मैंने आपको बताया। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह पहले भी थे, मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अवध का नवाब बना दिया। 1748 में मुगल शासक अहमद शाह सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, यानी कि उसके बाद जो मोहम्मद शाह के बाद जो आपके मुगल शासक बने अहमद शाह, इन्होंने अपना वजीर बनाया और इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया। देखो यहाँ पर इलाहाबाद का प्रांत दिया जा रहा है और आगे देखो इलाहाबाद का प्रांत छीन लिया जा रहा है। कैसे, वो आप देखिएगा। सफदरजंग के शासनकाल में नौकरियां देने के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। 1753 ईस्वी में सफदरजंग ने राजा नवाब राय को अपना वजीर बनाया और 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, सुजाउद्दौला हैं ये, सुजाउद्दौला इनके उत्तराधिकारी बने। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनता है, महत्वपूर्ण आपका सुजाउद्दौला बनता है। वो देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन हैं यहाँ से। सुजाउद्दौला जनवरी 1761 में पानीपत के जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली का इसने साथ दिया। 1759 में शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर इमाद उद मुल्क की शत्रुता के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा, जो सुजाउद्दौला ने उसे लखनऊ में शरण भी दी थी। 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिम्मेदारी दी गई, जब जीत के पास अंग्रेजों की जीत हो गई और जिम्मेदारी दी गई क्लाइव को। क्लाइव ने क्या किया, दो संधियाँ की, इलाहाबाद की संधि कही जाती है। इलाहाबाद की संधियों में क्या क्या पॉइंट आते हैं, इलाहाबाद की दो संधियाँ मानी जाती हैं। पहली संधि जो हुई उसमें एक तो कड़ा और मानिकपुर का जो क्षेत्र था, जो कहीं ना कहीं एक समय में अवध के भीतर आता था, इस क्षेत्र को, मानिकपुर के क्षेत्र को किसने ले लिया, अंग्रेज़ों ने ये कह करके जो शाह आलम द्वितीय था उसको दिलवा दिया कि ये अब सुल्तान के अधीन रहेगा, यानी कि जो दिल्ली का शासक होगा उसी के अधीन रहेगा कड़ा मानिकपुर, जो पूर्व में अवध के नवाब के पास था। और दूसरी संधि ये थी, लॉर्ड क्लाइव ने ये भी संधि की कि अब एक अवध में एक सेना रखी जाएगी और वो सेना रखी जाएगी ब्रिटिश सेना होगी, जो कि अवध के नवाब के खर्च पर होगी। तो ये दोनों बातें लॉर्ड क्लाइव के ऊपर ही लागू होती हैं। इसके अलावा 1773 में बनारस की संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुई। 1774 में रूहेला सरदार हाफिज़ रहमत खां और सुजाउद्दौला के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सुजाउद्दौला की जीत हुई। सुजाउद्दौला ने सफलतापूर्वक रुहेलखंड के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। तो रुहेलखंड को जीतने वाला व्यक्ति भी कौन बना, सुजाउद्दौला बना। संधियाँ, इलाहाबाद की संधि किसके काल में हुई, सुजाउद्दौला के काल में हुई। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट की बताइए, बक्सर का युद्ध किसके काल में हुआ, तो तब भी आपका उत्तर यही आएगा, बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में ही हुआ। आगे बात करते हैं आसफुद्दौला के बारे में। तो आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ बनाई थी। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए किस व्यक्ति ने, ये आसफुद्दौला है, आसफुद्दौला नहीं है। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ बनाई, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 1775 में आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य फैज़ाबाद की संधि हुई। कब हुई, 1775 में। इसके अनुसार बनारस में अंग्रेजी सेना रखी गई और वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों की संपत्ति सुरक्षा की गारंटी ली। परंतु 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने जॉन मिडल्टन को बेगमों की संपत्ति वसूलने का आदेश दे दिया था।
अब देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने जॉन मिडल्टन को बेगमो की जो संपत्ति थी उसको पहले कहा हम संरक्षण देंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, और बाद में उन्हीं की संपत्ति को वसूलने का आदेश दे दिया। 1784 में आसफउद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। तो एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मिला ये कि बताइए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया? तो आसफउद्दौला ने कब कराया? 1784 में कराया। आसफउद्दौला के बाद वजीर अली अवध का नवाब बना और इसका शासनकाल 1797 से 1798 रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, ये बीच का थोड़ा कम समय के लिए कार्यकाल रहा किसका? आसफउद्दौला के बाद वजीर अली का। वजीर अली के बाद बात करते हैं सादत अली खां की। तो सादत अली खां का 1798 से 1819 के बीच का कार्यकाल रहा। 1801 में सादत अली खां ने वेरेजली से सहायक संधि स्वीकार की और इलाहाबाद का क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। 1809 में सादत अली खां को राजा की उपाधि प्रदान की गई। देखिए दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए वेलेजली की सहायक संधि। वैसे आप देखो, दो चीज़ें ध्यान रखना। एक तो डलहौजी की हड़प नीति आप पढ़ते हो। डलहौजी की हड़प नीति के तहत कहा जाता है कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कब स्वीकार कर लिया गया? तो 1856 के आसपास। दूसरी चीज़, 1801 में सादत अली खां के काल में वेलेजली ने क्या किया? सहायक संधि को स्वीकार लिया था। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बात और ध्यान रखना, आपकी सहायक संधि थी, इसको भारत में सबसे पहले लाने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। तो डुप्ले था, लेकिन भारत में सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय दिया जाता है किसको? वेलेजली को, ठीक है। और बाद में यही सादत अली खां राजा बन गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में ध्यान रखना। साथ में बात करते हैं गाजीउद्दीन हैदर अली खां। ये 1814 से लेकर के 1827 के बीच के कार्यकाल में रहा। 1815 में वारेन हेस्टिंग्स ने गाजीउद्दीन हैदर खां को बादशाह की उपाधि प्रदान की। गाजीउद्दीन हैदर अली खां के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद अली अहमद अली नवाब बने, यानी कि ऐसे राजा शासक बने इनका कार्यकाल बहुत छोटा है। जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने डिस्कस कर भी लिए हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण आते हैं वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के बारे में एक बार देख लीजिएगा। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। जो मैंने पूर्व में बताया कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर के कुशासन का आरोप लगाकर किसने शामिल किया? तो वो आपका डलहौजी था। कब था? तो 1856 में, जो पूर्ववर्ती बात भी करी गई। वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर दिया, कलकत्ता भेज दिया गया था। इनके बारे में एक बहुत फेमस है कि इनको जूते नहीं मिले और जूते ना मिलने के कारण अंग्रेजी सेना ने इनको पकड़ लिया और बाद में इन्हें कलकत्ता भेजकर नज़रबंद कर दिया गया। तो ये एक छोटा टॉपिक था जो वहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, जैसे इमामबाड़ा का निर्माण कराना किसने किया, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित करी, अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया, या इलाहाबाद की जो संधियाँ हुई उन संधियों के समय कार्यकाल किसका था, अवध के नवाब, या फिर अंतिम नवाब कौन था। तो ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिए जितने मैंने क्वेश्चंस आपसे बोले हैं। आशा करता हूँ आपके जो कोई क्वेश्चन होंगे वो आपके नहीं फंसेंगे, पेपर में आराम से आसानी से आप कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।